तो बहुत सारे व्यूअर्स जो है नए जुड़े होंगे, उनको अभी तक की सारी डेवलपमेंट्स एक बार फिर हम बता देते हैं। आज एक शॉकिंग न्यूज आई, स्तब्ध कर देने वाली खबर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार, एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई, उनकी जान चली गई। सुबह 8:10 पर वो मुंबई से उन्होंने एक चार्टर्ड प्लेन में, प्राइवेट प्लेन में उड़ान भरी थी और उसके बाद खबर ये आती है कि लगभग 35 मिनट के बाद जो है, लगभग पौने 9 बजे के करीब वो विमान बारामती में क्रैश हो गया। वो मुंबई से बारामती जिला परिषद चुनाव के लिए जा रहे थे, प्रचार करने के लिए जा रहे थे। आज उनकी 3-4 सभाएं भी लगी हुई थी। सुबह सुबह उठना उनके दिनचर्या का हिस्सा था, तो वो 8 बजे की फ्लाइट ले चुके थे। और ये चार्टर्ड प्लेन जो था, ट्विन इंजन प्लेन था, लेयर जेट था, और बताया जा रहा है कि ऐसी कोई इसमें खराबी सामने आई नहीं। अमूमन हर टेक ऑफ से पहले जो है एक सिक्योरिटी चेक होता है, टेक्निकल चेक किया जाता है हर जहाज का। वो इस जहाज का भी हुआ ही होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं हम। अब देखिए, एक नई जानकारी इस जहाज से जुड़ी हुई आ रही है। VSR वेंचर्स नाम की कंपनी का ये जहाज था और इस कंपनी के मालिक का बयान आया है कि विमान बहुत ही अनुभवी पायलट उड़ा रहे थे। VSR वेंचर्स बहुत इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण मानता है, ये बात उन्होंने कही है। और मैं देख रहा सुहेल सेठ, जो कॉर्पोरेट जगत की एक बड़ी हस्ती है, उन्होंने VSR एविएशन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, पिता पुत्र कंपनी चलाते हैं और सम लोग ये कहते हैं कि जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं DGCA से, और ये चार्टर्ड कंपनी जो है ये बंद कर देनी चाहिए, ये वो कह रहे हैं। तो ये इसको लेकर के एक रिएक्शन आया था। और ममता बनर्जी ने भी जो रिएक्शन दिया कि इसकी जो है सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच होनी चाहिए कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है, तो उस पर भी सुहेल सेठ ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा है कि इस विमान को लेकर के उन्होंने साथ साथ सवाल भी उठाए। सुन लेते हैं उनका बयान। ना मैं था, कोई नहीं था, वो पायलट का डिसीजन था। He made an approach from runway 29 and then he carried out a missed approach, after which again he tried to make an attempt from runway 11। 23 में जो हुआ था वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे हुआ था और उसमें भी बारिश हो रही थी, लो विजिबिलिटी थी एंड द पायलट आफ्टर टचडाउन स्किडेड ऑफ द रनवे। सो दैट वाज द इंसिडेंट। इस समय आज 2023 की बात करने का समय है। इस बार फ्लाइट एकदम परफेक्ट था, बिल्कुल परफेक्ट था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, टेक्निकली द DGCA इन्वेस्टिगेट। 16,000 घंटे से ज्यादा एक्सपीरियंस था कैप्टन सुमित कपूर का, जो ही वाज 61 और 62। तो ये VSR वेंचर्स की तरफ से ये बयान अभी आया है कि बहुत अनुभवी पायलट थे ये, और ये क्रैश हुआ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच होगी तो पता चलेगा कि क्या हुआ है। और लेकिन इससे पहले भी इस कंपनी का एक जहाज क्रैश हो चुका है। ये सुहेल सेठ भी इस बात को कह रहे थे, शायद वो सवाल रिपोर्टर ने पूछा भी कि 2023 में भी कुछ हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये 2023 की बात करने का वक्त नहीं है। लेकिन अगर कोई खामी पाई जाती है इसके टेक्निकल चेक में, अगर कोई बात फ्लैग नहीं हुई, फिर ये हादसा क्यों हुआ, अगर कोई एरर नहीं था जहाज में, तो फिर वजह क्या रही, क्या पायलट से कहीं कुछ जो है चीज़ों को देखने में कहीं कोई मिसकैलकुलेशन हुआ, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है बहुत कोहरा था वहां पर, और कोहरे की वजह से एक टीले जैसी एक छोटी सी पहाड़ी थी, वो शायद नहीं देख पाए वो। एनीवे, ये सब जांच के बाद ही चीजें बात सामने आ पाएंगी। मैं अखिलेश यादव का रिएक्शन आपको दिखाता हूं। अखिलेश यादव ने भी अजीत पवार के निधन पर दुख जताया है। बहुत दुखद है जो घटना हुई है, जिसमें जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है, पवार परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है। इस समय मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं प्रभु से, भगवान से, कि ये जो दुख आया है इसकी सहन करने की शक्ति मिले। वैसे अभी अखिलेश जी संसद पहुंच गए, कल वो कोलकाता में ही थे, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो बयान दिया वो बहुत ज्यादा चर्चा में इस वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो और ये जो है अपने पुराने दोनों फैक्शन एक होने वाले थे, मतलब शरद पवार और ये एक होने वाले थे, शरद पवार के साथ जाने वाले थे उससे पहले ये हादसा, तो उन्होंने कोई एक शक की सुई घुमा दी इस पूरे मामले में। और अखिलेश यादव जी कल थे, मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ, कोलकाता में उन्होंने ये कहा था कि देश में अगर कोई बीजेपी से लड़ाई लड़ रहा है तो वो ममता बनर्जी ही है, ये भी उनका कल का स्टेटमेंट था। लेकिन आज खैर उन्होंने कोई, ममता बनर्जी जी ने जो जिस तरफ इशारा किया ऐसी कोई बात अखिलेश यादव ने नहीं की, उन्होंने तो केवल एक संवेदना व्यक्त की है। पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका रिएक्शन आपको दिखाता हूं। वो क्योंकि मुंबई के रहने वाले हैं तो वो अजीत पवार के साथ उनका संबंध काफी गहरा होगा। उन्होंने कहा भी कि मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे।
महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता और हम सब के प्रिय अजीत दादा अब नहीं रहे। मैं सुनेत्रा भाभी को, सुप्रिया जी को, पार्थ को, उनके लाखों लाखों चाहने वालों को, सबको अपनी संवेदना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दें। पीयूष गोयल का एक पुराना संबंध अजीत पवार के साथ रहा। महाराष्ट्र में ही उन्होंने भी, पीयूष गोयल ने भी अपनी राजनीति की है भारतीय जनता पार्टी में रह करके, तो उनका जरूर, ये केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो राज्य के वित्त मंत्री थे, तो इनका एक परस्पर कुछ ना कुछ संबंध बना रहता होगा। बिल्कुल नहीं, और बड़ा मजेदार किस्सा है। जब अरुण जेटली जी की तबीयत खराब थी, उस समय पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय की जो जिम्मेदारी मिली थी, तो एक कार्यक्रम में पीयूष गोयल मुंबई गए थे और उस समय अजीत पवार भी उस कार्यक्रम में आए थे। तो स्टेज पर अजीत पवार ने उनसे मजाक किया, प्रफुल्ल पटेल से और इनसे, और कहा कि पीयूष गोयल से कि भाई आप वित्त मंत्री बन गए हो, लेकिन मेरा वित्त मंत्रालय का बहुत तगड़ा अनुभव है, आपको अगर कोई टिप्स लेने होंगे वित्त मंत्रालय के तो आप मेरे से लगते हो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, आपसे उसका कोई चार्ज लूंगा नहीं, कि आप महाराष्ट्र की राज्यसभा में हो और महाराष्ट्र के लीडर हो, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप वित्त मंत्री बने हो। तो हंसी मजाक में उनकी स्टेज पर हुई थी और बहुत अच्छे व्यक्तिगत ताल्लुकात थे दोनों के। कई बार विदेश यात्रा जब हुई तो प्रफुल्ल पटेल के साथ, प्रफुल्ल पटेल, पीयूष गोयल और अजीत पवार तीनों उस यात्रा में गए थे, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, व्यक्तिगत रूप से भी इनके बहुत पारिवारिक संबंध रहे थे। और जब ये अलग हुए थे अजीत पवार अपने चाचा से, उस समय पीयूष गोयल जो थे वो सबसे पहले मिलने वाले लोगों में से शामिल थे, उस समय उनको बधाई देने वालों में शामिल थे। तो मित्रता उनकी आपस में रही है, पारिवारिक कार्यक्रमों में उनका आना जाना रहा था इस समय। तो मुझे लग रहा है कि एक बड़े उनके अच्छे मित्र रहे थे। और प्रफुल्ल पटेल पीयूष गोयल के अलावा अगर आप देखें तो अजीत पवार के सभी मित्र थे। आप जिस भी लीडर से आप कहेंगे, सब कहेंगे कि भाई अजीत पवार, उम्र का बहुत कोई फासला होने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस में और अजीत पवार की उम्र में अगर आप देखेंगे तो कहाँ वो 66 कहा देवेंद्र फडणवीस 55 के, 15, 16, 10, 12 साल का फर्क है, लेकिन दोस्ती थी। 35 साल के लड़के के साथ भी उनकी दोस्ती वाला व्यवहार था। अपने बेटे के साथ पार्थ उनके बहुत दोस्ताना व्यवहार थे, हंसी मजाक होना, मतलब यंग जनरेशन के साथ हंसी मजाक करना, सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत अच्छा था, मराठी में बहुत अच्छी वो बातें कोट करते थे। एक खबर आ रही है, ममता बनर्जी के बाद दिग्विजय सिंह ने भी अब इस हादसे पर सवाल उठा दिए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 2 साल पहले जब यही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तो फिर इसको फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे मिल गया। ये बयान आपको मैं सुनाऊंगा। मतलब अब देखिए, क्रैश पर, अब जहाज के बहाने क्रैश पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि ये अपने चाचा जी के साथ पार्टी को एक करने वाले थे, उससे पहले ये कैसे हो गया, और सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करे। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि इस कंपनी का विमान पहले भी क्रैश हो चुका है। वो तो ये कह रहे हैं शायद कि यही जहाज था जो क्रैश हुआ 2 साल 3 साल पहले, तो फिर इसको फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे मिल गया। सुहेल सेठ भी जो है वो कुछ सवाल उठा रहे थे कंपनी के ऊपर। कंपनी की तरफ से जो बयान आया वो भी हमने आपको अभी दिखाया है कि इसको बहुत अनुभवी पायलट उड़ा रहे थे, जहाज में कोई खराबी नहीं थी। अभी कितने साल पुराना जहाज था ये सब कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन अब बड़े लोग जो हैं, कई लोग जो हैं इस पर सवाल उठाने लगे हैं। सीधे पहले तो जहाज की एयरवर्दीनेस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सब कुछ ठीक नहीं था इस जहाज के साथ। लेकिन महाराष्ट्र जैसी स्टेट का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वो छोटा आदमी नहीं है भाई, वो ऐसे ही किसी कंपनी का जहाज क्यों इस्तेमाल करेगा। और सरकार अगर किसी जहाज को सरकारी काम के लिए या उप मुख्यमंत्री के लिए ले रही है तो वो कोई ऐसी वैसी कंपनी होगी या उसमें कोई सारे चेक्स नहीं किए जाएंगे, इसकी संभावना बड़ी कम लगती है। बाकी हो कुछ भी सकता है। सुन लेते हैं दिग्विजय सिंह की बात। मुझे इस बात का गहरा दुख है, अजीत दादा का एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। अजीत पवार साहब का अपना लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, अनुभव रहा है, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। संयोग से उनकी पत्नी सुनेत्रा जी राज्यसभा में है और जिस समिति का संसदीय समिति का मैं अध्यक्ष हूँ उसमें मेरी सदस्य भी है। लेकिन ये हादसा हुआ क्यों? जो प्रारंभिक मुझे जानकारी मिली है उसमें इसी प्रकार का हादसा इसी कंपनी का 3 साल पहले मुंबई में हुआ था और इसमें लो विजिबिलिटी में हुआ है।
सामान्य तौर पर जब तक 5 किलोमीटर तक की विजिबिलिटी ना हो तब तक लैंडिंग नहीं होना चाहिए। तो पहली बार नीचे उतरा, फिर टेक ऑफ किया। सेकेंड बार लैंडिंग करते वक्त इसमें इसका जो एयर स्ट्रिप था वो मिस हो गया। ये DGCA को इसकी पूरी जांच करना चाहिए और जो कंपनी है, जिस कंपनी से ये दूसरा हादसा हुआ है, उसका जो मेंटेनेंस है वो कौन कर रहे हैं, किसके द्वारा मेंटेनेंस किया जा रहा है, DGCA का क्लियरेंस था कि नहीं था, ये सारी बातों पे जांच होना चाहिए। हम उनके शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि इस कंपनी का एक जहाज 3 साल पहले मुंबई में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अब ये बताए सरकार की DGCA की तरफ से इसको क्लियरेंस थी कि नहीं थी। बिना क्लियरेंस के कोई जहाज नहीं उड़ सकता देश में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि कितनी इसके ध्यान दिया गया था इसकी मेंटेनेंस के ऊपर, ये सारी बातों पर जरूर अब जवाब देने पड़ेंगे। कंपनी को देने चाहिए, DGCA को भी देने चाहिए, और असली बात तो DGCA ही बताएगा, क्योंकि जांच भी DGCA ही कराएगा कि ये क्रैश जो है वो किन वजहों से हुआ है। लेकिन दिग्विजय सिंह भी अब सवाल उठा रहे हैं विमान की कंपनी के ऊपर कि बताएं पहले कि सब कुछ ठीक था विमान के साथ कि नहीं। देखिए, सवाल तो पूछे जाएंगे यदि दुर्घटना घटी है तो, बट इतना भी शक जो है ना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस शक में कहीं ना कहीं किसी पर आरोप लगाया जा रहा है या ये बात करने की कोशिश की जा रही है कि जानबूझ करके इनकी हत्या करवा दी गई है। मैं साफ साफ स्पष्ट करूं कि ये कहीं ना कहीं से ये बताने की कोशिश की जा रही, चाहे दिग्विजय सिंह, और दिग्विजय सिंह तो इसमें माहिर हैं। दिग्विजय सिंह कॉन्स्पिरेसी ढूंढने में तो माहिर हैं। वो तो मुंबई में जो हुआ था उसमें RSS को मान करके चल रहे थे कि उसने ही RSS ने करवाया है, और इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल बयान जो है उनको टीवी के फुटेज खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जानबूझ करके करते हैं। उनको लगता है कि इससे वो मीडिया में बने रह सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एक सामान्य बात है कि दुर्घटनाएं ऐसी कहीं भी प्लेन में हो सकती हैं, और वही हुआ है। अभी भी ये बताया, अभी हम लोग जिक्र ही कर रहे थे, जब CDS फ्लाई कर रहे थे तो CDS के फ्लाई करने में भी जो एक्सीडेंट हुआ था वो कोहरे के कारण ही हुआ था, दिखाई नहीं दे रहा था। तस्वीर आ रही है शरद पवार जी की, मैं आता हूं। शरद पवार हेलीकॉप्टर से बारामती पहुंचे, उस वक्त की तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। उनके लिए बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ा झटका है ये। हेलीकॉप्टर से उनको मुंबई से बारामती आना पड़ा, क्योंकि वो मुंबई में थे जब वो एक्सीडेंट हुआ, मुंबई में वो ज्यादा रहते हैं। वो वहां भी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ क्या। एयरपोर्ट पर जब उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ हेलीपैड पर, वहां पर भी वो इंक्वायरी कर रहे थे कि उनकी बातों से ऐसा लगा कि बताइए हुआ क्या। जाहिर है वो तो हर चीज़ वो जानना चाह ही रहे होंगे। तो शरद पवार बारामती जब पहुंचे उसकी तस्वीरें, अब तो वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं जहां पर अजीत पवार का शक है। ऐसे ही लग रहा है ना सर, देख के जैसे जानना चाह रहे हो कि क्या कैसे हो गई दुर्घटना, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे। ये आप देखें, और अब जहाज के साथ जो निकलेगी बात वो तो पता चलेगी जब जांच में सारी बातें सामने आएंगी। पहली बार लैंडिंग फेल हो गई थी सर, पहली बार लैंडिंग कराने की कोशिश की थी, वो लैंडिंग नहीं हो पाया। सेकंड लैंडिंग में ये दुर्घटना घट गई, मतलब वहां पर इतना कोहरा था। और जहां तक मुझे लगता है, देखिए कभी कोई दबाव भी नहीं बनाया जाता। जैसे वो कह रहे थे अभी दिग्विजय सिंह की, अगर 5 किलोमीटर की विजिबिलिटी नहीं है तो कभी लैंड करने का प्रयास नहीं किया जाता। ये टेक्निकल बातें हैं, वो ज्यादा हवाई उड़ान लेते होंगे, उनको मालूम होगा। लेकिन कभी कोई पायलट के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाता है ऐसे कि नहीं उतरना ही है या लैंड करना ही है, क्योंकि सबको मालूम है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो पायलट ने ही उचित समझा होगा कि लैंडिंग का प्रयास किया जाए। एक बार लैंड करने का प्रयास किया, नहीं वो उनको ठीक लगा। मैं तो नीचे जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि वो दोबारा घूम के दोबारा जहाज आया लूप लेके। दिल्ली में एयर इंडिया की एक फ्लाइट को हमने देखा कि लगभग टचडाउन जिसे कहते हैं, टचडाउन करते हुए फिर ऊपर उड़ गया, क्योंकि वो लैंडिंग सेफ नहीं माना गया था। अभी बता रहे थे और हम लोग काफी घबरा, हाँ हम लोग काफी, जयपुर का टच किया जयपुर में, वापस टेक ऑफ कर गया, लैंडिंग नहीं कर पाया। वही हुआ, स्थिति दिल्ली में हुआ, और हम लोग काफी घबरा गए। हम लोग समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। उसमें सुखविंदर सिंह रंधावा भी थे, कांग्रेस के प्रभारी, और हमने विधिवत फिर बुलाया। मैंने कहा कि भाई क्या हुआ क्या। हमको लगा आदमी डर गया था, अहमदाबाद की घटना घट चुकी थी। हम लोग को डर ये लगा कि ऐसा तो नहीं कि लैंडिंग का सिस्टम ही जो है वो फेल कर गया हो। आदमी डरता तो है कि क्योंकि फ्लाइट में कोई खामी होने का मतलब है, और वो भी
लैंडिंग का, तो इसका मतलब है फिर आपकी जान से हाथ धोने के बराबर है। फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो अंधड़ आया था, तूफान जैसा एक हवा आई थी, उसके कारण जो है इट वाज, वैसे आपको बताएं हम, और 15 मिनट फ्लाई करने के बाद फिर से वो लैंड डाउन। आंकड़े ये बताते हैं कि आज भी एयर ट्रैवल जो है, एविएशन, इट इज द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल। बिल्कुल। अगर आप आंकड़े निकालेंगे ना, कितनी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, कितनी ट्रेन दुर्घटनाएं होती हैं, और उसको कंपेयर करें अगर आप प्रोपोर्शन में, तो एयर ट्रैवल बहुत सेफ है, आज भी सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल है। बस ये है कि यहां चूक की गुंजाइश नहीं है, यहां सर्वाइवेबिलिटी जो है वो बहुत लो है, 0%। ये सबसे खतरनाक बात देखिए, डीजीसीए के जो नया नियम आया उसी के चलते तो इंडिगो की कमर टूटी है ना। हाँ। यानी यदि पायलट की भी हम मान लें कि पायलट से आपने बहुत सारा काम कराया है, लेकिन डीजीसीए का जो नया नियम आया है उसमें आप पायलट से ज़्यादा उड़ान नहीं करवा सकते। देखिए, दिग्विजय सिंह जी और ममता बनर्जी दोनों जो बयान दे रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह के सामने संकट है राज्यसभा का, और ममता बनर्जी को विधानसभा चाहिए, क्योंकि अप्रैल में इनका कालखंड खत्म हो रहा। ऐसे में बयान तो वो दे रहे कि हमें राज्यसभा नहीं चाहिए, लेकिन ये प्रश्न बार बार वो इसलिए उठा रहे हैं कि कांग्रेस के सामने मेरी प्रासंगिकता बनी रहे। अभी उन्होंने यूजीसी, उसके लिए बीजेपी पे मतलब कैसे भी हो सवाल उठाओ, उनका नहीं, उनके 3 विषय हैं। संघ पे सवाल उठाइए, मुस्लिम का हित चिंतक बनिए, SC ST का भी जो यूजीसी वाला है उसमें उन्होंने कहा कि बहुत सही आया है, और अब भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। उनके 3-4 रुचि के विषय हैं, और ये ऐसे विषय हैं कि जो मीडिया में उनको लाइमलाइट में रखता है। तो वो कहते तो ये है कि हमको राज्यसभा नहीं चाहिए, लेकिन उनको राज्यसभा चाहिए। राजनीति में सरवाइव करना है तो आपको राज्यसभा चाहिए, और इसीलिए वो लगातार इस समय पर आप देखिए, हफ्ते में 1-2 बार वो लगातार मीडिया में दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा इशू लेके आते हैं जिससे मीडिया उनको सामने रखता है। वो अपने पार्टी आला कमान को ये मैसेज कर रहे हैं कि आप हमें राज्यसभा दे दीजिए, क्योंकि मैं पार्टी के लिए बहुत प्रासंगिक एक बार शरद पवार जी की तस्वीर दिख रही है, मैं समीर जी से फिर एक बार पूछना चाह रहा हूँ, कितना एक्टिव है पॉलिटिक्स में ये पार्टी, अपनी जो फैक्शन उनके पास है उसको देखना नहीं, अब चुनावों में? देखिए, बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं था। जिस तरीके से पार्टी टूटी, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हारे, जिस तरीके से अभी नगर निगम चुनाव में बुरी तरीके से हार हुई, तो आपको बहुत ज़्यादा शरद पवार के में राजनीतिक समय बचा नहीं है, और वो एक्टिव भी नहीं थे। ठीक है, अब राज्यसभा में थे तो राज्यसभा के करते थे, बेटी के सांसद थे तो बेटी के साथ राजनीतिक चर्चाएं कर लेते थे, अपने जो विधायक 10 उनके साथ चर्चा कर ली, अपने जो 2 सांसद हैं उनके साथ कर ली। शरद पवार भी इस बात को जानते थे कि भाई अगले लोकसभा में वो सक्रिय नहीं रहेंगे किसी भी स्थिति में, और अभी तो राज्यसभा कार्यकाल उनका खत्म हो रहा है, और वो इसी उधड़ धुन में थे कि भाई कैसे राज्यसभा वापस जाऊं। उन्होंने उद्धव ठाकरे से बात की, और खबर ये आ रही कि उद्धव ठाकरे ने इस बार उन्हें राज्यसभा से भेजने से मना कर दिया कि अगर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और एनसीपी अगर मिल जाए तो एक राज्यसभा भेज सकते हैं। इस स्थिति में उद्धव ठाकरे ने बहुत सहमति नहीं जताई। तो यह चर्चा चल रही थी कि भाई अब अजित पवार और शरद पवार एक हो जाएंगे, और शरद पवार को राज्यसभा फिर से भेजा जाएगा। क्या अब इस स्थिति में क्या शरद पवार फिर राज्यसभा जाने की दावा करेंगे, या एक मार्गदर्शक की परिवार में भूमिका निभाएंगे? अब परिवार जिस तरीके से अजित पवार गए, तो वो हो सकता है वो इस भूमिका में आ जाए कि मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा, पत्नी के साथ परिवार पहुंचे, बिल्कुल वो भी किसी परिवार के किसी सदस्य को भेजूंगा, मैं पार्टी का मार्गदर्शक रहूंगा और कोशिश करूंगा पार्टी एक रहे। तो अब शरद पवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती परिवार को एक रखने की है, जो जिस तरीके से पूरा बिखर गया था, और अब जो बिखराव आया है, मुझे लगता है कि वे एक अभिभावक के रूप में परिवार को एकजुट करेंगे, पार्टी को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर शरद पवार ये सोचते हैं कि अब उनकी पार्टी वापस महागठबंधन में लौटेंगे, तो संभव है सुनेत्रा पवार और बेटे अब एनडीए के साथ रहेंगे। अजित पवार के विधायक है वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल रहेंगे, गठबंधन में रहेंगे। बस ये देखना है कि क्या शरद पवार एनडीए में आते नहीं आते उस पर सवाल है, लेकिन अब अजित पवार के सवाल ही नहीं उठता, पत्नी और बेटे तो उधर नहीं जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता, वो सरकार के साथ बने रहेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है अजित पवार के प्लेन क्रैश को लेकर। एटीसी सूत्रों से खबर है 8:18 पर एटीसी बारामती से संपर्क हुआ, उस वक्त पायलट को रनवे नहीं दिखा। मतलब पहली लैंडिंग की पहली कोशिश में पायलट को रनवे नहीं दिखाई दिया, फिर दूसरी बार 8:43 पर पायलट को रनवे दिखा। इसमें काफी अंतर है, 8:18 के बाद 8:43, कितने मिनट हो गए सर? आधा घंटा सर, 23 मिनट हो गए। 23 मिनट के बाद दोबारा एटीसी ने लैंड करने की इजाजत दी। मतलब पहली लैंडिंग के बाद 23 मिनट तक हवा में रहा जहाज, और दूसरी बार जब 8:43 पर लैंडिंग की इजाजत दी जाती है, उसके बाद रनवे के पास आपको धुएं का गुबार दिखाई देता है।
मतलब पहली लैंडिंग में नहीं दिखाई दिया, रनवे नहीं दिखाई दिया पायलट को, एटीसी को बताया गया, एटीसी ने कहा होगा कि आप वापस जाइए, तो वो कई मिनट जो है हवा में रहा जहाज, फिर 8:43 पर दोबारा लैंड करने की इजाजत दी। जब दिखाई दिया होगा रनवे तो इजाजत तभी मिली एटीसी की तरफ से, लेकिन फिर क्यों क्रैश हुआ ये सवाल है। पहली रनवे नहीं दिखाई दिया तो एटीसी ने लैंड करने को नहीं कहा, लेकिन दूसरी बार एटीसी ने लैंड करने की इजाजत दे दी, तो फिर उसके बाद क्या वजह रही। और इसमें दोनों में 20-25 मिनट का अंतर है दोनों अटेम्प्ट्स में, तो दूसरी बार 8:43 पर रनवे नजर आ गया, ये पता ही चल रहा है पायलट को। फिर उसके बाद क्या वजह रह जाएगी, अगर विजिबिलिटी ठीक हो गई थी फिर क्यों ये क्रैश हुआ, ये सवाल रहेगा। लेकिन इससे एक बात ये कंफर्म हो जाती है कि पायलट वहां कोहरा था, धुंध थी, जिसकी वजह से पहली बार में पहले अटेम्प्ट में पायलट लैंड नहीं कर पाया, क्योंकि उसको रनवे दिखाई नहीं दे रहा था। ये बड़ा क्लियर हो गया। मौसम एक वजह हो सकती है अगर सेकंड अटेम्प्ट में, लेकिन क्या हुआ ये सवाल रहेगा। देखिए, इन सवालों का जवाब तो डीजीसीए की जांच जो होगी उससे मिलेगा, लेकिन हमें एक बात समझनी चाहिए कि चाहे विमान में सवार राजनेता या जो भी पैसेंजर हों, वो भी जानते हैं कि उनकी जान का जोखिम है, और अपनी जान को जोखिम में डाल के कोई ये दबाव नहीं डालेगा पायलट के ऊपर कि लो विजिबिलिटी के बावजूद आप प्लेन को लैंड करा दीजिए। दूसरा, अगर दबाव डाला भी जाए, जैसा हमारे राजनेताओं का स्वभाव होता है आमतौर पर, तो पायलट की अपनी भी जान का जोखिम है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें लापरवाही वाला एंगल कहीं हो सकता है। जो भी है, या तो लो विजिबिलिटी वाला है जो शुरुआती खबरों से हमको लग रहा है, या कोई टेक्निकल फॉल्ट का मामला है, क्योंकि प्लेन की लैंडिंग फेल हुई है, उसमें आग लगी है, और आग लगने के बाद उसमें धमाके सुने गए हैं, उसी के चलते उसके 3 टुकड़े हुए हैं। तो जांच का इंतजार करना चाहिए, बजाय कोई शक सुबह के चलते आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने के। तो ये लेकिन जानकारी अहम है कि 8:18 पर पहला अटेम्प्ट हुआ, एटीसी से संपर्क भी हुआ विमान का, पायलट कैप्टन का, और कहा कि विजिबिलिटी नहीं है, मुझे रनवे नहीं दिख रहा है, तो एटीसी ने उस वक्त लैंड करने की परमिशन नहीं दी। फिर 8:43 पर 25 मिनट के बाद, 25 मिनट पहले लैंडिंग अटेम्प्ट के बाद हवा में रहने के बाद दोबारा वो लैंडिंग के लिए आए पायलट, और उस वक्त उनको रनवे दिखाई दिया, लेकिन फिर भी लैंड नहीं हो पाए। या तो विजिबिलिटी तब भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं थी, और उसमें फिर ये किसी मिसकैलकुलेशन में ये हादसा हुआ है। और रनवे बहुत दूर नहीं था, जहां पर क्रैश हुआ है वहां से रनवे बहुत दूर नहीं रह गया था। तो इसमें क्या कोई मैनुअल एरर है या टेक्निकल एरर है, मौसम की खराबी है, ये सारी बातें पता चलेंगी। मुझे याद आ रहा है जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का जहाज क्रैश हुआ था, हेलीकॉप्टर में थे वो, तब जब वो क्रैश हुआ था तो वहां तो वो पूरी पर्वत श्रृंखला जैसी थी, वो जंगल भी था, वहाँ जंगल था, और वहां पर कोहरा वजह बना था। कोहरे की वजह से दिखाई ही नहीं दिया, ये आगे पहाड़ आ गया और पहाड़ से सीधा जाकर के हेड ऑन वो जो है हेलीकॉप्टर वो क्रैश हो गया था। लेकिन यहां ऐसे हालात भी नहीं रहे होंगे, ओपन स्पेस है, रनवे के पास आप पहुंच गए हो, रनवे के आसपास कोई ऊंचे पेड़ तक नहीं रखे जाते, बिल्डिंग तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में ये क्रैश होना, अब इंतजार, जांच का इंतजार जो है इस पर कर सकते हैं सर। मुझे तो ऐसा लगता है, क्या सिस्टम इनके पास नहीं होता होगा कि हम कितने अल्टीट्यूड पे और कितने डायरेक्शन पे हम उड़ा रहे हैं, कितने अल्टीट्यूड पे सर वो एक एएलएस होता है, एडवांस लैंडिंग सिस्टम, वो बड़े जगहों पर, संस्थानों पर ही होता है, मतलब बड़े एयरपोर्ट पर होगा या थोड़ा भी और डेवलप्ड रनवे होना चाहिए उसके लिए। वो यहाँ नहीं था, बारामती में, तो यहाँ मैनुअल ही अटेम्प्ट करना था। हाँ, तो वो वही एक सवाल मेरे मन में उस समय से आ रहा था कि भाई सामान्यतः यदि मान लेते हैं कोहरा भी हो और नहीं भी दिख रहा हो, तो जहाज के पायलट को पता है कि इस एयरपोर्ट पर कैसे हमको लैंडिंग करानी है, जहां पर ऑटोमेटिक जैसे रेलवे का ट्रैक है, कोहरा होते भी पटरी से उतर जाती है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपने आप कर लेता है, सॉफ्टवेयर अपने आप कर लेता है। तो वो सिस्टम क्या प्लेन में लगा था या नहीं लगा था, ये मुझे नहीं मालूम है। यदि लगा होता संभवतः तो ये रनवे इक्विप्ड नहीं था सर उसके लिए। हाँ, तो ये बताया जा रहा है। अब बारामती में कोई एयरपोर्ट तो होगा नहीं, एक लैंडिंग स्ट्रिप होगी जितना मुझे लगता है। हाँ वही है, कोई टर्मिनल ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। ये उड़ान योजना के तहत इस समय पर बहुत सारी जगहों पर जो छोटे छोटे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, तो खैर वो तो शरद पवार जी, प्रफुल्ल पटेल उस समय पर सिविल एविएशन मंत्री रहे थे, तो निश्चित तौर पर बारामती का जो एयरपोर्ट बनाया गया होगा सौरभ जी, वो कुछ बेहतर ही होगा, इतना खराब तो नहीं होगा, क्योंकि वो सिविल एविएशन मंत्री थे, उनके टाइम पे प्राइवेट एयरपोर्ट का भी कॉन्सेप्ट आया था, आपको याद होगा। तो उनकी अभी उड़ान योजना के तहत भी बहुत सारे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। मुझे एक घटना याद आती है सौरभ भाई, ये 2005-06 की घटना है। वरुण गांधी जी सांसद थे,
मुझे और टाइम्स ऑफ इंडिया के जो पत्रकार है महुआ, उनको लेके वो जा रहे थे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, एक रैली थी, यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ा, गाजियाबाद जब हम लोग पहुंचे तो इतना अंधड़ था कि वो पायलट को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पायलट बोला कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे। वरुण गांधी जी अपने स्वभाव के अनुसार बहुत गर्म हुए, और इतना गर्म हुए कि मतलब वो आवाज़ जो दोनों के बीच में कम्युनिकेट हो रही थी उसमें फ़ोन से, वो आवाज़ हम लोगों को सुनाई दे रही थी। मतलब गर्माहट की चरम पे थे वो, लेकिन वो सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि आपको जहां कंप्लेन करना हो कर दीजिए, हम इससे आगे नहीं जाएंगे। और वो वहां से मोड़ा गाजियाबाद के थोड़ा आगे से, और मोड़ के सीधे लाके हमको यहीं पे एयरपोर्ट पे उतार दिया। और उतारने के बाद भी वो बहुत गर्म हुए पायलट पे, लेकिन वो बोला कि सर मैं किसी की जान नहीं ले सकता, इसलिए मैं आगे नहीं गया। कमर्शियल फ्लाइट थी, नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट नहीं, कमर्शियल नहीं, हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर। हाँ, उसने कहा सर मैं किसी की जान नहीं ले सकता, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं करते, पायलट्स किसी जवाब में नहीं आते। आपको जहां कंप्लेन करना है आप कर सकते हैं, मैं वापस ले आया, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है पैसेंजर को ले जाना और ले आना। और वो हम लोगों को वापस एयरपोर्ट पर उतार दिया। फिर उन्होंने फोन पे अपनी रैली को कवर किया था। तो सवाल ये मैं बता रहा हूं कि वो गर्माहट देखने के बाद भी मुझे लगा कि उनको किसी भी तरह की गर्माहट कहीं भी लैंडिंग करने के लिए विवश नहीं कर सकती, और पायलट अपने हिसाब से चलता है जहां सुरक्षित तरीके से यात्री को ला सके और उतार सके। अभी हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि हवाई दुर्घटनाओं में कितनी बड़ी राजनीतिक हस्तियों की जो है जान गई है। तो अभी जैसे हमने बताया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री या अभी सेना के हमारे जो सीडीएस थे वो गए, माधवराव सिंधिया का प्लेन क्रैश, जीएस बालियोगी गए, स्पीकर गए, जीएस बालियोगी स्पीकर गए उसमें। करीब 7 लोग, 7 राजनेता जो है आपके हेलीकॉप्टर और प्लेन क्रैश में मरे हैं। सबसे पहला प्लेन क्रैश तो 1965 में हुआ था, जब बलवंत राय मेहता जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा, एज चीफ मिनिस्टर हूँ? हाँ, चीफ मिनिस्टर, 3 चीफ मिनिस्टर हुए हैं। एक आपका बलवंत राय मेहता जी हुए, राजशेखर रेड्डी जी हुए, और प्रेमा खांडू जी के पिताजी हैं डोरजी खांडू, वो भी ईटानगर आ रहे थे, तो उनका हेलीकॉप्टर भी वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। वो चीफ मिनिस्टर, 3 चीफ मिनिस्टर हुए। और आपके माधवराव सिंधिया जी हो गए, संजय गांधी जी हो गए, बालियोगी जी हो गए, फिर आपके विजय रूपाणी तो खुद ही उड़ा रहे थे जहाज। हाँ, विजय रूपाणी जी का तो अभी 25 में ही घटना हुई, और पूरा का पूरा विजय रूपाणी जी तो अहमदाबाद वाले क्रैश, अहमदाबाद वाले केस। तो इसलिए क्या है कि ये कहना कि क्या घटनाएं और कैसे घटनाएं, ये थोड़ा सा इसमें सबसे ज्यादा दुख की बात वैसे मैं आपको बताऊं, परिवार के लिए जो सोच के लगता है कि उनको ये जानकारी टीवी से मिलती हो। हाँ, क्योंकि ये खबर तो सबसे पहले फ्लैश हो जाती है ना। अभी तो आप परिवार तो यही जान रहा है कि भाई उड़े हैं, अभी तो फ्लाइट लिए पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, इतने में जो है टीवी बताना शुरू कर देता है। तो ये वहां से जो आपको झटका लगता होगा वो तो इमेजिन ही नहीं किया जा सकता कि कितना बड़ा दुख जो है वो होता होगा। फिर एक बार तस्वीरों के बारे में आपको बता दूं, ये अस्पताल की तस्वीरें हैं बारामती के। शरद पवार जी हेलीकॉप्टर से अभी थोड़ी देर पहले मुंबई से पहुंचे हैं अपनी पत्नी के साथ, और वो अब हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, हमें बताया जा रहा है। और शायद यहाँ अब तैयारी होगी इस बात की कि बॉडी को किसी तरीके से पहुंचाया जाए घर तक। बताया समीर जी ने कि एक संयुक्त परिवार की तरह एक बड़ा घर बनाया गया है, शरद पवार जी ने बनाया था वो, और वहाँ पर बाद में अजीत पवार ने अपना एक अलग घर भी बनाया, लेकिन वहाँ एक ही पैतृक निवास है, बड़ा घर जो है, जहाँ सब लोगों के रहने का इंतजाम शरद पवार ने किया था। तो हो सकता है मुमकिन कि उसी घर में अजीत पवार के पार्थिव शरीर को जो है वो रखा जाए। तो ये अभी तक का पूरा डेवलपमेंट है, और एटीसी ने जो नई जानकारियां दी हैं उससे ये पता चल रहा है कि वहाँ पर कुछ तो मौसम की खराबी थी ही, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में रनवे जो है वो नज़र नहीं आ रहा था। तो बारामती तो आज पूरा का पूरा ही शोक में डूबा हुआ है। पूरा कितनी बड़ी जगह है सर बारामती? छोटा जगह है, लेकिन बारामती बहुत बढ़िया डेवलप किया था। मतलब जो कहते हैं कि शरद पवार मुख्यमंत्री रहे, शरद पवार ने अपनी पूरी ताकत, साधन, संसाधन बारामती के अंदर झोंक दिए थे, और मतलब सबसे एडवांस एग्रीकल्चर जो सुविधाएं वहाँ के किसानों के लिए वो बारामती में शरद पवार लेकर आए। सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पर लेकर आए। जब इंटरनेट आया तो सबसे पहला इंटरनेट का जो ट्रेनिंग सेंटर शरद पवार ने बारामती में ही खुलवाया था, वहाँ के बच्चों को फ्री में सिखाने के लिए। वहाँ पर कंप्यूटर जब आया तो सबसे पहले बारामती में कंप्यूटर के क्लासेस शरद पवार लेकर गए थे। तो बारामती का उनका मतलब एक कहते हैं ना कि एक अपना बच्चे के समान उन्होंने बारामती को बढ़ाया, और बचपन से बारामती में उनको जिस तरीके से देखा, उनकी माँ खुद बारामती की एक अच्छी लीडर थी, वहाँ पर काफ़ी सामाजिक कार्य करती थी। तो बारामती से एक इमोशनल अटैचमेंट शरद पवार परिवार का रहा है, और उसी जगह ने शरद पवार को इतना बड़ा नेता बनाया, अजित पवार को बनाया। तो वो उस परिवार का एक गढ़ रहा है। पश्चिम महाराष्ट्र पूरा अगर देखें तो 70 से 72 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पश्चिम महाराष्ट्र हमेशा से
पवार परिवार का गढ़ रहा है। वहाँ का जितनी मराठा लॉबी रही है, शुगर लॉबी रही है, जो कंट्रोल करती है पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को लंबे समय तक, वो सब शरद पवार के परिवार ने कंट्रोल की। केंद्रीय उड्डयन मंत्री का पहला रिएक्शन है, एक बार सुन लेते हैं। और लोग भी थे प्लेन में, तो उन सारे परिवारों को अपने कॉन्डोलेंसेस देता हूँ। 2 पायलट थे, क्रू थे और पीएसओ भी थे उनके साथ। और अजीत दादा से जैसे आपने बोला, हमारी भी काफ़ी मुलाकातें रही हैं पिछले 18 महीने जब से मैं मंत्री बना हूँ। और एक यंग मिनिस्टर होने के नाते वो काफ़ी गाइडेंस भी हमें देते थे। और काफ़ी बार महाराष्ट्र की चर्चा जब होती थी और मैं और मोहल भाई हम दोनों भी जब साथ में मिलते थे, तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस रहा है पब्लिक सर्विस में, और ख़ास तौर पर जिस ग्रास रूट लेवल पे पब्लिक के साथ, खासकर गरीब लोगों के साथ जिस तरह वो खड़े रहे और उनके साथ जो उन्होंने काम किया, तो ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए ये एक बहुत बड़ी लॉस है और इर्रिपेरेबल लॉस है, इर्रिप्लेसेबल लॉस भी है। काफ़ी बार हमने जब उनसे बात करी तो हमें भी वो अनुभव मिला कि कितना वो प्रैक्टिकलिटी से और ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए नेता है। उस तरह के नेता भी आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। और महाराष्ट्र के लिए जिस तरह उन्होंने काम किया है वो हम सबके लिए आदर्शनीय रहेगा। और खासकर अभी जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन, उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत डीजीसीए और एआईबी की टीम भी आई है। और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है, उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर। और जब एटीसी बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो एटीसी वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया। गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे एटीसी से जो बारामती में जो एफटीओ हैंडल्ड एटीसी है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी एटीसी ने दिया, उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है। तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। बट उससे पहले तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये बात बोलना कि अजीत दादा अब नहीं रहे, उसके लिए बहुत 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 दुख होता है। और मैं उनके जो प्यार करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और उनके परिवार के लोग हैं, उन सबके प्रति कंडोलेंसेस व्यक्त करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। Like I said, from the preliminary investigation, it looks like the visibility seems to be the issue. So unless we do a thorough investigation, we can't properly tell what has been the exact incident. But this is whatever the facts that I've said till now is the conversation between the ATC and the pilots. सर कुछ कमेटी वगैरह बिठाई जाएगी पूरी जांच के AIB लिए? itself ही thorough investigation करने वाली एक संस्था है और उनके पास पूरी व्यवस्था है इस तरह की चीज़ों की जानकारी करने के लिए, और वो ऑलरेडी साइट पहुंच रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।